हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। हम लोग चलते हैं आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2021 का पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि भाषा फर्स्ट हिंदी कक्षा 6 से 8 तक का पेपर सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है उसमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो आपका हिंदी का पेपर होता है, जो भी आपका लैंग्वेज का होता है, जैसे हिंदी का हो गया, उर्दू का हो गया, तो ये आपकी क्या होते हैं, इसमें गद्यांश और पद्यांश दिए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं। तो देखते हैं कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे काफ़ी बच्चों में अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी, अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके आंसर देखते हैं। व्यंग किया गया यानी व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, डांट लगाई, ताना मारा, उपहास किया, निकाल दिया। तो व्यंग किया का उपयुक्त अर्थ होगा उसने ताना मारा। तो आपका जो बी ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः देशज आगत या तत्सम आगत या तत्सम तद्भव या तद्भव तत्सम। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि पौष्टिक खुराक में पौष्टिक शब्द तत्सम से है। किससे है? तो जो पौष्टिक शब्द है वो तत्सम से है। और खुराक शब्द किससे है? तो खुराक शब्द उर्दू से है। किससे है? तो खुराक शब्द उर्दू से है, जो फारसी शब्द खुराक से आया है। अब देखिए, मालूम हो कि जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आगत शब्द कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन है यानी तत्सम और आगत, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि पौष्टिक खुराक में तत्सम और आगत शब्द हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? यानी डॉट डॉट भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, नेतार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य। तो इसमें देख लेते हैं कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। कौन सा मतलब तुम्हें खेलों में तो भाग नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव यानी निषेधात्मक। जहाँ पे क्या हो कि जहाँ पे न होने का बोध होता है वहाँ पे नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब
निषेधात्मक या निषेधात्मक मतलब नेगेटिव। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी, खेलना नहीं जानती थी या खेल नहीं सकती थी। ये देखिए, अभी आप लोगों ने गद्यांश को देखा तो उसमें क्या था कि लड़की चल नहीं सकती थी, तो इसलिए वो खेल नहीं सकती थी, है ना। तो इसका आंसर आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि खेल नहीं सकती थी। उसके बाद क्वेश्चन है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो देखिए, जब उसके गद्यांश के अकॉर्डिंग जब स्कूल में उसने अपने अध्यापक से कहा तो सबने उसकी हंसी उड़ा ली थी, लेकिन जब वो घर पे गई थी तो उसकी माँ ने उसको क्या क्या था, उसको प्रेरणा दी थी कि बेटा तुम सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ तो सही है, अगर आप कुछ करना चाहें, आप में जज्बा है कुछ करने का, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से, ठीक है ना। और वो जो नहीं कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत से बहाने होते हैं कि हमको ये सुविधा नहीं मिली, हमको वो सुविधा नहीं मिली, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनको कुछ करना होता है उनके लिए ये जो इश्यूज़ होते हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको तो करना है। तो जितनी भी अड़चनें आती हैं उनको वो लांघ कर पार करके और वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, तो उसकी माँ ने। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि यह कठोर था, हितैषी था, सत्यवादी था या प्रेरक था। देखिए, अगर सत्यवादी होते तो इस तरीके से तो आंसर नहीं देते, या प्रेरक होते तो वो जो उस लड़की ने सवाल किया था तो उसको प्रेरणा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही हितैषी थे, तो वो कठोर थे, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वह कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। देखिए, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो, तो कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। उसके बाद क्वेश्चन है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। तो सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, या किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, या शिक्षक को दयालु होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका राइट आपका देखिए, जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। दोनों चीज़ें जब आप करेंगे, यानी लगन भी होगी और परिश्रम भी करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपको लगन है कि हमें सीटेट निकालना ही निकालना है, और वो भी ये नहीं सिर्फ 90 मार्क्स लाकर, हमें 120, 130, 30 प्लस यानी 130 प्लस लेकर आना है। तो आपकी ये सच्ची लगन, और जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इतने नंबर लाने से, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, आश्चर्य से चकित, या आश्चर्य है जो चकित, या आश्चर्य में चकित, या आश्चर्य और चकित। तो आश्चर्यचकित का जो विग्रह हो जाता है तो ये आपका हो जाता है आश्चर्य से चकित, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को सबसे पहले देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कविता है उसको पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो आपका जो 10 नंबर से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे यानी पूछे गए प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए।
दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेश कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं का रहा बात कोई, धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं क्वेश्चन। अभी देखिए थोड़ी सी और भी कविता है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। नहीं रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंबर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, तो इंद्रधनुषी शब्द क्या है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है? तो व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी आपका हो जाता है विशेषण, क्योंकि विशेषता प्रकट कर रहा है इसलिए विशेषण हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचाने। तो व्यवधान, बाधा, डगर, अवरोध। तो आप लोग यहाँ पे समझ लें, व्यवधान, बाधा और अवरोध ये सब एक ही हैं, लेकिन जो डगर है ये आपका अलग हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि व्यवधान, बाधा और अवरोध तीनों एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। जबकि डगर का अर्थ क्या होता है? तो डगर का अर्थ मार्ग या रास्ता होता है। मार्ग भी आप कह सकते हो, रास्ता भी कह सकते हो, है ना। तो आपका ये अलग हो जाता है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कविता के केंद्रीय स्वर है। तो सुनसानी और अनजान यानी अनजानापन, कर्म और प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कविता का केंद्रीय स्वर है। तो सबसे पहले हम लोग कविता की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेश कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धराओ गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंबर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास। क्या है? तो उत्साह और आत्मविश्वास, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो संदेश दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए। तो आप देख लें, सबसे पहले हम लोग कविता की तरफ चलते हैं, यानी कि जो पंक्तियां उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेश कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, सफलता प्राप्त करने के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं, सफलता पाना बहुत सरल है, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं। तो जब क्या होता है, देखिए इसमें आप कविता के माध्यम से समझ लें कि अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं का रहा बात कोई, धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। यानी कि उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि जब
हम कोई कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो हज़ारों दिक्कतें, हज़ारों परेशानियाँ आती हैं। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको अराजक तत्व कहते हैं, जो रोकने के लिए और टोकने के लिए ही बने होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम उस राह पर चल देते हैं और हमें वापस मुड़कर नहीं देखना होता है कि हम वापस नहीं लौटेंगे और सफलता को प्राप्त ही करेंगे। दुनिया में कोई कुछ भी कह रहा है, हमको नहीं सुनना है। तभी हमें क्या होता है, तभी हमें सफलता प्राप्त हो पाती है। और अगर हमने सब लोगों की बातों को सुना, और जैसे हम क्या करते हैं कि जब कोई सफलता की तरफ आगे बढ़ता है तो लोग उसमें नेगेटिव पॉइंट बहुत निकालते हैं कि देखो वो तो इतने दिनों से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसने कौन सी उनको सर्विस मिल गई, ऐसे करके बहुत लोग रोकते हैं, बहुत लोग टोकते हैं कि किसी तरीके से ये रुक जाए। मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें नहीं देखना है जिनको सफलता नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्या ऐसा होता है, जब अपनी ही मेहनत में कोई कमी रह जाती है तभी सफलता हमें नहीं मिल पाती। लेकिन हमें उन लोगों को देखना है जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके और सफलता को प्राप्त कर लिया। क्या उनमें अड़चनें नहीं आई होंगी? आई होंगी, क्योंकि हर वो शख्स, हर वो इंसान जो सफलता की तरफ आगे बढ़ता है, उसको अड़चनों का सामना करना ही पड़ता है। तो जब सारी अड़चनों को हम हटा के और हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से इसमें देखिए कोई रुकावट नहीं कभी को दिखाई दे रही है, उसी तरीके से हमें भी, यानी हम लोगों को भी कोई रुकावट नहीं दिखनी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि सीटेट का एग्ज़ाम देके कौन सा जो है हमको जॉब अभी मिलने वाली है, अभी ये क्लियर करो, उसके बाद सुपर टेट क्लियर करो। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम अच्छी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर है, किस पंक्ति से यानी प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, या मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, अटल एक विश्वास मन में भरा है, या अजानी हवा में यानी बहे जा रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या हो जाता है कि किस पंक्ति में प्रतीत होता है कि कवि एक व्यक्तित्व बदल गया, यानी कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। तो मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बदल गया, क्योंकि जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, और अपने आप को बदल कर और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहा है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब इंसान अपने आप से एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि नहीं मुझे कुछ करना ही करना है, तभी वो कुछ कर सकता है। यानी कि क्या होता है कि जब इंसान को सारी अड़चनों को हटा के, सारी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको हटा के, क्योंकि ऐसा कोई भी शख्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई परेशानी ना हो, जिसको कोई दुख ना हो, लेकिन उन सब दुखों को, सब परेशानियों को अलग रख कर और वो अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है ना? तो मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, जैसा मैं पिछला था, जैसे मैं पहले था, वैसा मैं अब नहीं हूँ, और मुझे अपनी तरक्की के लिए कुछ करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वहाँ डैश हो या डैश भाषा। तो हिंदी अंग्रेजी, या अंग्रेजी विदेशी, या मातृभाषा क्षेत्रीय और मातृभाषा हिंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है, तो सबसे पहले त्रिभाषा में जो पहली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है उदाहरणों मानकता। अब देखिए मानकता तो आप देख के ही कट कर दें, क्योंकि ये आपका नेगेटिव हो जाता है, और व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है तो उदाहरणों, मानकता, नियमों और परिभाषा। तो उदाहरणों ये आपका राइट हो जाता है, यानी कि व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। उदाहरणों से नियम सिखाने की जो विधि है उसे आगमन विधि कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। तो विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी या विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। यानी भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। तो कहानी के तत्वों को याद करने में या कहानियों की कमी बताने में या व्याकरण समझने में या कहानियाँ रचने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा को डैश में मदद करती है, तो कहानियाँ रचने में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर या पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें देखिए, संदर्भ के यानी संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को किस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है? तो भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यावसायिक। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है भाषिक व सांस्कृतिक। यानी देखिए, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि भाषिक व सांस्कृतिक होनी चाहिए। क्या है? तो पृष्ठभूमि क्या है? तो भाषिक व सांस्कृतिक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री कृत्रिम, प्रामाणिक, अनुपयोगी या मनोरंजक है। तो जो ये आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण, किसके लिए? तो जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया। क्या दिखाया? तो पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री प्रामाणिक है। कैसी है? तो प्रामाणिक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो, जिसका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिसके उत्तर सरल हो, जिसके उत्तर विभिन्न हो। तो कविता शिक्षक में समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसके उत्तर विभिन्न हो। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना या कल्पनाशीलता का विकास। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुकरण क्षमता का विकास। यानी गद्य शिक्षण में अनुकरण क्षमता का विकास अपेक्षित नहीं है, शेष सभी अपेक्षित हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, अनुकरण क्षमता का विकास। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो आपका जो डी ऑप्शन है, यानी बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है।
उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, या हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, या हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो आपका जो कंठस्थ है ये तो आपका नेगेटिव में हो जाता है। उसके बाद इसको तो आप काट दें, तो आप बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो रचनाकारों को जानकर ये भी आपका गलत हो जाता है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ये भी आपका गलत हो जाता है। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। आपका जो देखिए जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी भाषण परिचर्चा और संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, या भाषा व्याकरण पर अधिकार, या साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, या अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, या साहित्यिक सामग्री। तो आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है, क्योंकि देखिए 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए साहित्यिक सामग्री को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। उसके बाद आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके जो लिव वाइगोस्की हैं उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे आधारित वीडियो आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से कम आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलना ही मिलना है, क्योंकि उन पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आप 6ठी कक्षा के बच्चे के लिए हिंदी भाषा सीखने की पद्धति का समर्थन कैसे करेंगे, ये चीज़ हो रही है। तो 6ठी कक्षा के बच्चे, तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों, ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 से 8 तक के बच्चों की बात हो रही है। तो जब वो परस्पर अंतःक्रिया करेंगे तो उन्हें क्या होगा, तो उन्हें भाषा सीखने सिखाने में मदद मिलेगी। तो बच्चों के परस्पर अंतःक्रिया में भाषा को सीखने का एक अवसर प्राप्त होता है, और शिक्षक को चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इसी माध्यम को अपनाएं। किस माध्यम को, तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।